कक्षा 6 की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सामाजिक विषय की पाठ्य पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के नागरिक शास्त्र भाग से पाठ 3 क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में जिला पंचायत की चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में आपने जाना था कि त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं। पहला ग्राम पंचायत, दूसरा क्षेत्र पंचायत और तीसरा जिला पंचायत। इसमें आपने पिछले पाठ में स्थानीय स्वशासन में आपने ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ा था। ग्राम पंचायत जहां पर एक गांव के निवासियों को मिलाकर ग्राम पंचायत बनती है, ये जाना था। वहां के मुखिया को ग्राम प्रधान कहते हैं। ग्राम प्रधान यानी प्रधान जी और वहां के वार्ड सदस्य मिलकर गांव में खूब काम कराते हैं। आपके विद्यालयों में भी तो ग्राम प्रधान जी काम करते हैं। आपने देखा होगा कायाकल्प योजना के तहत आपके विद्यालयों में रंगाई पुताई का काम कराते हैं, स्कूल में कुर्सी मेज की व्यवस्था करवाते हैं और शौचालय आदि का भी निर्माण करवाते हैं, जिससे स्वच्छ भारत और सुंदर भारत का नारा बुलंद हो सके और हमारे प्रदेश का नाम रोशन हो सके। इसके अलावा ग्राम प्रधान जी बहुत से ऐसे काम कराते हैं जो आपके विद्यालयों में सुविधाएं होती हैं, जैसे पानी की व्यवस्था कराना, हैंड पंप आदि लगवाना और पाइपलाइनें बिछवाना। इसी तरह ये गांव में भी काम करते हैं। और इसके दूसरे स्तर यानी क्षेत्र पंचायत के बारे में आपने पिछली कक्षा में ही पढ़ा था। क्षेत्र पंचायत के बारे में जानते हुए आपने जाना था कि कई ग्राम पंचायत मिलाकर क्षेत्र पंचायत का निर्माण करती है। इसी क्षेत्र पंचायत के कक्षा में आपने जाना था एक माधोपुर क्षेत्र पंचायत के बारे में। याद आ गया ना? बिल्कुल वही माधोपुर क्षेत्र पंचायत जिसकी पुलिया टूटी हुई थी और जिसके पंचायत प्रमुख घनश्याम सिंह ने ठेकेदार को खूब फटकार लगाई थी और बेचारे को इतनी डांट पड़ी कि उसने अपनी गलती की माफी मांगी और साथ ही साथ अपने पैसे से पुनः पुलिये का निर्माण कराया। इस तरह आपने देखा कि ठेकेदार को डांट पड़ने के बाद उसने पुलिया का निर्माण कराया। तो क्षेत्र पंचायत के कार्यों की प्रणाली आपने इसी तरह जानी थी। इसके साथ ही साथ आपने जाना था कि क्षेत्र पंचायत में कौन कौन से कार्य होते हैं, उनकी कार्य किस तरह कार्य करते हैं, उनकी समितियां कौन कौन सी हैं और उनके सदस्य कैसे चुन के आते हैं। आपको तो अपने क्षेत्र पंचायत का नाम अब तक तो याद ही हो गया होगा, यानी विकास खंड का नाम अपने याद करके अपनी कॉपी में लिख ही लिया होगा और अपने पंचायत प्रमुख का नाम भी आपने पता कर लिया होगा, जिसे आप लोग ब्लॉक प्रमुख कहते हैं। तो ये सारे कार्य तो हम लोगों ने पिछली कक्षा में जाना था। आज हम लोग पंचायत व्यवस्था के तीसरे स्तर जिला पंचायत के बारे में जानेंगे। आज हम लोग क्या क्या जानेंगे ये जान लेते हैं। जैसा कि हमने आपसे पिछली कक्षा में ही वादा किया था कि अगली कक्षा में हम त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के तीसरे स्तर यानी जिला पंचायत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिससे आपको पंचायती राज व्यवस्था अच्छे से समझ आ सके। तो जिला पंचायत के बारे में हम लोग क्या क्या जानेंगे ये जान लेते हैं। आज की कक्षा में हम जिला पंचायत क्या है ये जानेंगे। इसके अलावा हम जानेंगे कि विकेंद्रीकृत पंचायती राज व्यवस्था क्या है। जिला पंचायत के चुनाव प्रक्रिया के बारे में जानेंगे, उनके प्रमुख पदों के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम उनकी बैठकें, उनकी समितियां और उनके कार्यों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। हम जिला पंचायत की आमदनी के स्रोतों के बारे में भी जानेंगे। तो आज की कक्षा में हम लोग ये सब जानेंगे। अब हम लोग जिला पंचायत के बारे में जानते हैं। जिला पंचायत क्या है ये सबसे पहले हम जान लें। जिला पंचायत जिस प्रकार एक गांव के निवासियों को मिलाकर ग्राम पंचायत बनती है और
कई ग्राम पंचायतें मिलाकर क्षेत्र पंचायत का निर्माण करती हैं। तो उसी तरह पूरे जिले की समस्त क्षेत्र पंचायत को मिलाकर जिला पंचायत का निर्माण होता है। क्षेत्र पंचायत को तो विकास खंड कहते हैं, ये हम लोग जानते ही हैं। आपके जिले में भी कई ब्लॉक होंगे और उन्हीं ब्लॉकों के जो पंचायत व्यवस्था है यानी क्षेत्र पंचायत है, उसको सभी को मिलाकर एक जिले पंचायत का निर्माण हो जाता है। उत्तर प्रदेश के सभी जिले में जिला पंचायत कार्य करती है। ये विकेंद्रीकृत पंचायती राज व्यवस्था की सबसे ऊपरी संस्था होती है। ये इसमें ये सबसे ऊपरी संस्था मानी जाती है। तो इसमें सारे कार्य बड़े स्तर पर होते हैं। आपके जिले में भी जिला पंचायत कार्य करती होगी, इसे जिला परिषद भी कहा जाता है। तो आपके जिले में जो जिला पंचायत कार्य करती है उसको आप कैसे जानेंगे? उसको जानना बहुत आसान है। आप किसी से भी पूछिएगा कि आपके जिले की जिला पंचायत कौन सी है, वो आपके जिले का नाम जोड़कर आपके जिला पंचायत के बारे में बता देगी। जैसे अगर आप सीतापुर जिले में रहते हैं तो आपके जिला पंचायत का नाम सीतापुर जिला पंचायत होगी। तो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में अब तुरंत लिख लीजिए कि आपके जिला पंचायत का क्या नाम है। अभी तक आपने जिला पंचायत क्या है ये आपने जान लिया। अब हम विकेंद्रीकृत पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जानते हैं। विकेंद्रीकृत पंचायती राज व्यवस्था का शब्द अभी आपने सुना। आपने अभी तक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जाना था। अब एक नया शब्द आपके सामने आ गया, विकेंद्रीकृत पंचायती राज व्यवस्था। ये क्या है अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसी को जान लेते हैं। विकेंद्रीकृत पंचायती राज व्यवस्था शासन सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित न करके स्थानीय स्तर पर विभाजित कर देने को कहते हैं। अर्थात कोई भी शासन व्यवस्था एक स्थान पर एकत्रित नहीं की जाती, यानी केंद्रित न करके उसे स्थानीय स्तर पर, निचले स्तर पर आप बांट दी जाए, इसी को विकेंद्रीकृत पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। आपने अभी तक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जाना था कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत होती हैं। इनके सदस्यों का चुनाव और उनके कार्य और आमदनी के स्रोत लगभग एक जैसे होते हैं। इसमें अंतर कहाँ आता है? अंतर केवल भौगोलिक क्षेत्रफल, कार्यों का विस्तार यानी कार्य क्षेत्र और आय के स्रोतों का योग जो होता है वह इसी में अंतर आता है। इसीलिए इसे विकेंद्रीकृत पंचायती राज व्यवस्था कहा जाता है। ये तो हो गई विकेंद्रीकृत पंचायती राज व्यवस्था की बात। अब आपको हम जिला पंचायत के सदस्य और उनके प्रमुख पदों के बारे में बताते हैं। जिला पंचायत का निर्माण सभी क्षेत्र पंचायतों को मिलाकर होती है। तो जिला पंचायत के कौन कौन से सदस्य होते हैं इसको भी हम लोग जान लेते हैं। जिला पंचायत के प्रमुख सदस्य सभी क्षेत्र पंचायत के पंचायत प्रमुख होते हैं, यानी जिन्हें हम ब्लॉक प्रमुख कहते हैं, वे सभी जिला पंचायत के प्रमुख सदस्य माने जाते हैं। इसके अलावा जिले के सांसद और विधायक, सभी विधायक जिला पंचायत के सदस्य होते हैं। साथ ही साथ राज्यसभा और विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो भी जिला पंचायत के सदस्य होते हैं। शर्त यहाँ पर क्या होती है कि राज्यसभा के सदस्य और विधान परिषद के सदस्य यदि जिस जिले में रहते हैं, यानी उस जिले की मतदाता सूची में जिनका नाम होता है, उसी जिले के ये जिला पंचायत के सदस्य होते हैं। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत में कुछ कर्मचारी और अधिकारी भी जिला पंचायत के सदस्य होते हैं। वो सदस्य कौन कौन से हैं? जैसे हमारे जिले के जिला अधिकारी यानी डीएम साहब। डीएम साहब भी जिला पंचायत के सदस्य होते हैं और जिला पंचायत राज अधिकारी भी जिला पंचायत का सदस्य होता है। तो इस तरह हमारे जिला पंचायत में बहुत सारे सदस्य होते हैं। लेकिन प्रमुख सदस्य कौन कौन से होते हैं ये हम लोग जानते हैं। प्रमुख सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं। 50,000 की आबादी पर, लगभग 50,000 की आबादी पर एक जिला पंचायत का गठन होता है। वो गठन, उसमें एक एक निर्वाचित क्षेत्र होते हैं।
और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक एक निर्वाचित सदस्य चुनकर आते हैं। ये सब मिलकर जिला पंचायत का निर्माण करते हैं। तो जो सदस्य चुनकर आते हैं वो और जो सदस्य मनोनीत होते हैं, जैसे हमारे डीएम साहब और हमारे विधायक, सांसद, राज्यसभा, विधान परिषद के सदस्य, ये सभी सदस्यों के अलावा कुछ और सदस्य जैसे किसी विशेष संस्था के सदस्य भी जिला पंचायत के सदस्य होते हैं। ये सारे सदस्य मिलाकर जिला पंचायत का निर्माण करते हैं और ये सभी सदस्य अपने में से ही अपने सभी सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष पद का बनाकर नियुक्त कर देते हैं, चुन लेते हैं। चुनने का अर्थ यह हुआ कि ये सारे सदस्य वोट डालते हैं आपस में ही और मत देकर एक अपने लिए जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कर लेते हैं। अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद आपस में सभी विचार विमर्श करते हैं। विचार विमर्श करके वो ये उनके अध्यक्ष की सहायता के लिए उपाध्यक्ष पद का भी चुनाव करते हैं, जो अध्यक्ष की सहायता करते हैं और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्य करते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ पद ऐसे होते हैं जो जिला पंचायत के सदस्य होते हैं, जो मनोनीत पद माने जाते हैं। मनोनीत पदों में कुछ महिलाओं के पद मनोनीत होते हैं, क्योंकि समितियों में महिलाओं की भागीदारी जरूरी होती है। तो वो सदस्य अगर चुनकर नहीं आए हैं तो उन्हें मनोनीत कर लिया गया है। तो ये कुछ मनोनीत पद भी जिला पंचायत के सदस्य होते हैं। अब जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं वो अपने आपस में इतना मिलकर अपने क्षेत्र के विकास के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं। ये तो हो गई सदस्यों की बात। ये जितने सदस्य हैं जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, इनका सबसे ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर वही सदस्य हो सकते हैं जो निर्वाचित सदस्य होते हैं। मनोनीत सदस्य या कोई किसी पद को प्राप्त सदस्य इस पद को प्राप्त नहीं कर सकता। अभी हमने आपको बताया कि जिला पंचायत में जो महत्वपूर्ण सदस्य हैं वो निर्वाचित होकर आते हैं। तो निर्वाचित सदस्य का निर्वाचन किस तरह होता है, यानी जिला पंचायत की चुनाव प्रक्रिया किस तरह होती है, ये हम लोग जान लेते हैं। जिला पंचायत के जो सदस्य निर्वाचित होते हैं वो बिल्कुल क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत की तरह ही निर्वाचित होकर आते हैं। जिस तरह ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत में चुनाव प्रक्रिया द्वारा चुनाव होता है, उसी तरह जिला पंचायत के सदस्यों का भी चुनाव प्रक्रिया द्वारा चुनाव होता है। ये सारे सदस्य जब चुनकर आते हैं तो अन्य पंचायत सदस्यों की तरह 5 साल खूब मन लगाकर काम करते हैं। अब जिला पंचायत में जो सदस्य बनते हैं उनकी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, इसको हम लोग अब जानते हैं। जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं वो अन्य पंचायत सदस्यों की तरह 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके होते हैं, वही इस पंचायत के सदस्य हो सकते हैं। सभी पंचायतों में, चाहे वो ग्राम पंचायत हो चाहे वो क्षेत्र पंचायत हो, उनके सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष की आयु पूरी होना जरूरी होता है। साथ ही साथ उनकी एक और योग्यता होनी चाहिए, वो उसी क्षेत्र के निवासी होने चाहिए जिस जगह से वो उस पद के उम्मीदवार हों। उस पद पे जब वो बैठते, जहाँ से निर्वाचित होकर आते हैं, उसकी मतदाता सूची में उनका नाम जरूर शामिल होना चाहिए, तभी वो उस पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। अब इसके अलावा अब हम उनके बारे में जान लेते हैं जो इन्हें मत देते हैं, यानी वोट देते हैं। उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए? उनके लिए भी अन्य पंचायत चुनाव की तरह ही मतदाताओं की जो योग्यता है वो जिला पंचायत के सदस्यों के भी मतदाताओं की होनी चाहिए। वो मतदाता 18 वर्ष की आयु पूरी कर लिए हों और साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि वो उसी क्षेत्र के निवासी हों जहां से वो सदस्य को उनको मत दे रहे हों, यानी मतदाता सूची में उनका नाम शामिल हो। मतदाता सूची में नाम शामिल होने का बार बार क्या मतलब होता है? बार बार ये शब्द कहने का अर्थ ही यही है, क्योंकि जब मतदाता सूची में उसका नाम शामिल है तो वो उसी क्षेत्र का निवासी होगा और सब उसकी आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी होगी। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि आप सभी चुनाव प्रक्रिया में ना तो मत क्यों दे पाते हैं और ना ही उम्मीदवार बन पाते हैं। इसका क्या कारण है? आप ये बच्चे ना तो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं
और जब 18 वर्ष की आयु नहीं पूरी है तो 21 वर्ष की आयु पूरी होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। यानी आपका नाम उस मतदाता सूची में दर्ज ही नहीं है। केवल आपके बड़े या माता पिता, बड़े भाई बहन या घर के बड़े सदस्य या तो मत देते हैं या उस चुनाव प्रक्रिया में उम्मीदवार हो जाते हैं। आप इस चुनाव प्रक्रिया में क्या कर सकते हैं, ये आप सोच रहे होंगे। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, इतना तो कर ही सकते हैं कि प्रत्येक मतदाता को जागरूक कर सकते हैं। उन्हें ये कह सकते हैं कि सभी को मत देना चाहिए, उनका वोट कितना कीमती है ये भी आप उन्हें बता सकते हैं। आप अपने विद्यालयों में अपने शिक्षकों के साथ मतदाता जागरूकता रैली भी निकालते हैं। आपको रैली निकाल के तो बड़ा मजा आता होगा। इसी के साथ साथ आप प्रत्येक मतदाता को ये जरूर बताइएगा कि मतदान के समय अपना एक पहचान पत्र जरूर लेकर जाएं, चाहे वो मतदाता पहचान पत्र हो या कोई भी आधार कार्ड जैसे कोई भी एक परिचय पत्र होना चाहिए, क्योंकि यही परिचय पत्र ही तो उनका परिचय है जिसे देखकर उन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। अब जिला पंचायत के सदस्य को डीडीसी भी कहा जाता है। जिस प्रकार क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को बीडीसी सदस्य कहा गया था, उसी तरह इनके सदस्यों को भी डीडीसी कहा जाता है। अब ये डीडीसी सदस्य को तो आपने सुना होगा। आप आज एक काम करिएगा, अपने बड़ों से ये पूछिएगा कि हमारे क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य यानी डीडीसी सदस्य कौन हैं, उनका नाम अपनी उत्तर पुस्तिका में जरूर लिखिएगा। तो ये हो गई चुनाव प्रक्रिया की बात। किस तरह ये सदस्य चुनते हैं ये हम लोगों ने अभी जान लिया। अब हम इनके पदों के आरक्षण के बारे में जानते हैं। जिला पंचायत के अध्यक्ष और कुछ पदों पर आरक्षण होता है। जिस तरह अन्य पंचायत प्रक्रिया में या अन्य पंचायत व्यवस्था में आरक्षण होता है, उसी तरह इनके पदों पर भी आरक्षण नियमावली लागू होती है। इनके भी कुछ पद जो आरक्षित हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होते हैं और अन्य पिछड़ी जाति के लिए भी आरक्षित होते हैं। महिलाओं के जो पद आरक्षित होते हैं उस पर पुरुष आरक्षण नहीं होता है, यानी पुरुष लोग उस पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, वहां केवल महिलाएं ही चुनाव लड़ सकती हैं। इसी तरह जो पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है वहां पर केवल अनुसूचित जाति के लोग चुनाव लड़ सकते हैं, कोई और चुनाव नहीं लड़ सकता। अन्य पिछड़ी जाति के लिए भी यही नियम लागू है। और त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत जो नियम आरक्षण के बने हुए हैं, यानी नियमावली जो बदलती रहती है, जो पद का आरक्षण बदलता रहता है, वही पंचायत इस जिला पंचायत में भी पद का आरक्षण बदलता रहता है। उसी तरह जिस तरह क्षेत्र पंचायत में आपने सुना था कि महिलाओं के लिए अगर इस बार पद आरक्षित है तो अगली बार पुरुषों के लिए हो जाता है, इसी तरह जिला पंचायत के अध्यक्ष और उनके सदस्यों में भी जो आरक्षण नियमावली है वो भी बदलती रहती है। इस बार जिस तरह यह पद महिलाओं के लिए आरक्षित है तो अगली बार ये पुरुषों के लिए हो जाएगा और उस बार पुरुष चुनाव लड़ सकते हैं। अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि कभी कभी आपके यहाँ महिलाएं चुनाव लड़ती हैं तो कभी कभी पुरुष चुनाव लड़ते हैं। ये क्यों होता है? ये आरक्षण नियमावली सरकार द्वारा निर्धारित होती है। अब हम जिला पंचायत की बैठकों की बात कर ले। जिला पंचायत की बैठक, इसका बड़ा महत्व है। इनकी जो मीटिंग होती है, जो बैठकें होती हैं, उसका जो महत्व है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। हमारे संविधान में जिला पंचायत की बैठकों के लिए 3 महीने में एक बार अनिवार्य बैठक होना बताया गया है। यानी 3 महीने में एक बार जिला पंचायत को बैठक करनी ही पड़ती है। यह बैठक जिला पंचायत अध्यक्ष बुलाता है और वही इसकी अध्यक्षता करता है। उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष इस पंचायत की बैठक बुलाता है। इसके साथ ही साथ इसके सारे सदस्य इस बैठक में प्रतिभाग करते हैं। बैठकों में कर्मचारी और अधिकारी भी प्रतिभाग करते हैं। इन बैठकों में सारी योजनाएं बनती हैं, कहाँ क्या कार्य हो रहा है उसके बारे में जाना जाता है तथा
कार्यों का ब्यौरा और समीक्षा भी की जाती है। ये बैठकें जो 3 महीने में एक बार होती हैं, उसके अलावा और भी हो सकती हैं। इसके लिए सभी सदस्यों में से 1/5 सदस्य अगर यह मांग रखते हैं कि यह बैठक बुलाई जाए तो एक महीने के अंदर भी बुलाई जा सकती है और तिथियां अपनी आवश्यकता अनुसार बदलती भी रहती हैं। साथ ही साथ इस बैठक में सभी सदस्य बैठकर यह विचार करते हैं कि हमारे क्षेत्र का कैसे विकास हो और यह बैठक इनके ऑफिस यानी जिला पंचायत कार्यालय में ही होती है, किसी अन्यत्र जगह पर नहीं होती है। जिला पंचायत की बैठकों में किसी भी कार्य का ब्यौरा, कार्य योजना आदि कोई भी सदस्य मांग सकता है और उसको देना वहाँ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सचिव को अनिवार्य होता है, जिसमें उन्हें बिना देरी किए इनको देना पड़ता है। इन बैठकों का महत्व तो यहाँ तक है कि इनकी प्रथम बैठक के साथ ही जिला पंचायत का कार्यकाल प्रारंभ होता है। अब आपको इनकी बैठकों के बारे में जानकारी हो गई होगी। अब हम इनकी समितियों की बात करते हैं। समितियां, जैसे हमने क्षेत्र पंचायत की समिति जानी थी, उसी तरह हम जिला पंचायत की समितियों के बारे में जानते हैं। जिला पंचायत का प्रमुख कार्य होता है अब ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायतों की देखरेख करना। इसके लिए ये समितियां बनाते हैं। समितियां स्थायी होती हैं, ये 5 साल बाद बदलती नहीं है। ये एक स्थायी समिति होती है और प्रत्येक समिति में अध्यक्ष के अलावा 3 से 5 सदस्य होते हैं। ये समितियां सभी अपने क्षेत्र में हो रहे कार्यों की देखरेख करती हैं। इनमें प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, यानी प्रमुख समितियां कौन कौन सी हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। इसमें भूमि विकास समिति, शिक्षा समिति, पशुपालन समिति और सिंचाई समिति। इसके अलावा और भी बहुत सारी समितियां होती हैं। ये समितियां अपने नाम के अनुरूप ही कार्य करती हैं, जैसा कि क्षेत्र पंचायत में ही हम लोगों ने जाना था। सबसे पहले हम भूमि विकास समिति की बात करें तो भूमि विकास समिति अपने कार्य क्षेत्र में यानी अपने भौगोलिक कार्य क्षेत्र में पूरे जिले में जो पंचायत के व्यवस्था के तहत कार्य हो रहे हैं, उनकी उसी क्षेत्र में जो भूमि है उसके विकास के बारे में देखरेख करती है। उसका उत्पादन कैसे बढ़ेगा, उसका क्या उपयोग किया जाए कि वो लाभ दे सके, इस तरह के कार्यों की ये देखभाल करती है। इसी तरह पशुपालन समिति पशुओं की देखभाल के लिए बनाई जाती है। उनके स्वास्थ्य रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के बारे में यह समिति कार्य करती है। शिक्षा समिति भी वही कार्य करती है जैसे क्षेत्र पंचायत में करती थी। क्षेत्र पंचायत की समिति अपने क्षेत्र में करती थी और ये पूरे जिले में करती है। ये तो हमारे और आपसे संबंधित समिति है। यह समिति प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालयों के कार्यों की देखभाल करती है। साथ ही यह जन शिक्षा, यानी अब हमने आपको क्षेत्र पंचायत में भी बताया था कि प्रौढ़ शिक्षा, बुजुर्गों को पढ़ाने के लिए, सबको साक्षर करने के लिए कार्य होता है, उन कार्यों की भी ये देखभाल करती है। ये अनाथ आश्रमों आदि के बारे में भी जानकारी रखती है। इसी तरह आपकी सिंचाई समिति है, ये अपने क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था देखती है। सिंचाई के व्यवस्था में ये देखती है कि इनके कौन कौन से कार्य हो रहे हैं। अब हम इनके कार्यों के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा कि इनके कौन कौन से कार्य हैं, आपको इसमें दिख भी रहा है। दुकानों को लाइसेंस देना, क्षेत्र पंचायत के कार्यों की देखभाल करना, सिंचाई की व्यवस्था करना, पशुपालन, पशुओं की देखभाल करना, खेती और जमीनों की देखभाल करना, ये सारे कार्य जिला पंचायत के हैं। जिला पंचायत इन कार्यों को एक विस्तृत रूप से करती है, सारे क्षेत्रों की देखभाल करती है। ये अपने क्षेत्र में होने वाले दुकानों को भी लाइसेंस देती है और खेती और उसके लिए कृषि फार्म खुलवाती है, गोदाम बनवाती है और कृषि मेले और प्रदर्शनियों का भी आयोजन करती है। सिंचाई व्यवस्था, सारे क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था कराती है। अब हम इनकी आमदनी की बात अगर कर लें तो
किसी भी कार्य करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, धन के लिए इनको भी धन की आवश्यकता होती है। तो ये जिला पंचायत की जमीनों से प्राप्त, अपने क्षेत्र में जमीनों पे वे कर लगाती है, सिनेमा और मेलों पर भी ये कर लगाती है, उससे ये धन को प्राप्त करती है। साथ ही साथ ये दुकानों को लाइसेंस भी देती है, लाइसेंस देने के साथ साथ ये उस पर धन प्राप्त करती है और इस धन को वो अपने विकास कार्य में लगाती है। इसके अलावा ये सरकार से अनुदान भी प्राप्त होता है इन्हें। ये अनुदान एक निश्चित धनराशि इनको मिल जाती है और वो अपने सदस्यों के सहयोग से उस धनराशि को निकालते हैं और उन धनराशियों से अपने क्षेत्र में कार्य करवाते हैं। तो आज हमने जिला पंचायत के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। हमने क्या क्या जाना ये जान लेते हैं। हम जिला पंचायत के बारे में जाने, विकेंद्रीकृत पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जाने, इनकी चुनाव प्रक्रिया, इनके प्रमुख पद, इनके कार्य, इनकी आमदनी और इनकी समितियों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब हम इनके कार्यों को सबको जानने के बाद कुछ एक अभ्यास प्रश्न करते हैं, जिसको करने में आपको अच्छा लगेगा और आपकी जानकारी बढ़ेगी। इसके लिए हम सबसे पहले दिए गए प्रश्नों को, जो आपको दिया हुआ है इसमें कथन है, कुछ दिए गए हैं जो सही और गलत हैं, इसके निशान लगाने हैं। आप इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में अच्छे से लगा लीजिएगा, ये आपके पाठ से ही संबंधित हैं। इसको आप जब करेंगे तो आपको का ज्ञान बढ़ेगा। इसके अलावा हम आपको एक और प्रश्न कराते हैं। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनिए। इसमें आपको एक प्रश्न आएगा, उसके साथ 4 उत्तर आएंगे, एक ही उत्तर सही होगा। इसको आप ध्यान से देखिएगा। पहला है जिला पंचायत कार्य करती है। कहाँ कहाँ कार्य करती है? एक गांव में, एक विकास खंड में, एक तहसील में और एक जिले में। आप इसका सही उत्तर सोच के बताइए। बिल्कुल सही, एक तहसील में। सारे उत्तर यूं ही चले जाएंगे क्योंकि ये गलत हैं, जिला पंचायत नहीं जाएगा। अब आपका जिला पंचायत कितने साल कार्य करती है इसके बारे में देख लें। 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष और 5 वर्ष। कौन सा सही है? जो नहीं गलत होगा वो चला जाएगा। देखिए ये गया, ये गया, ये भी गया और 5 वर्ष नहीं जा रहा है। यानी जिला पंचायत हमारे क्षेत्र में 5 वर्ष कार्य करती है। अब हम एक प्रोजेक्ट कार्य करते हैं जिसको करके आपको अच्छा लगेगा। आपको करना क्या है? आपको बस इतना करना है कि महिला, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ी जाति के लोगों के लिए आरक्षण क्यों जरूरी है, इस पर अपने माता पिता से चर्चा करिएगा और साथ ही साथ अपने जिला पंचायत के अध्यक्ष का नाम पता करके लिखिएगा। तो आज के पाठ में बस इतना ही। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे।